डॉक्टर्स की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें किस किस तरह से वो कोताही बरतते हैं, उसमें किस किस तरह इस्लाहात जो हैं वो मुमकिन है। ये डॉक्टर्स जो हैं ये कमीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी लेते हैं, ये किसी फार्मेसी से भी लेते हैं, ये लैब से भी लेते हैं। डॉक्टर को रेफ़र करता है तो कमीशन लेता है। 50 से 60% जो एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं वो लेते हैं। नेचुरली बुनियादी तौर पे वो कमीशन एजेंटी कर रहा है, वो डॉक्टरी नहीं कर रहा। इस वक्त का जो डॉक्टर है, मॉडर्न डॉक्टर, आज से 15 साल बाद जो डॉक्टर आएंगे वो आपके जो आने वाली नस्लों का जो हाल करेंगे वो कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जब तक हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हुकूमती सतह पर अखलाकियात की और दीन की वो अखलाकी तरबियत जो हमें लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना से जो मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब तक वो इंसान के अंदर नहीं आती तो इस्लाह की कोई सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बहुत ही दिलचस्प और मालूमात पर मबनी और हक़ाइक़ पर मबनी प्रोग्राम हमारा डॉक्टर उज़ैर सरोया साहब के साथ जारी है। डॉक्टर साहब से पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी डॉक्टर्स की फ़ीस के हवाले से और इसी तरह महंगाई की सूरत हाल, डॉक्टर के अंदर इंसानियत का जज्बा पाया जाना, खिदमत खल्क़ का होना, ये सारी बातें जो है वो डिस्कस हुई थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर्स की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसमें किस किस तरह से वो कोताही बरतते हैं और उसमें किस किस तरह इस्लाहात जो हैं वो मुमकिन है, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आप ही के शोबे से हम रिलेटेड बातें कर रहे हैं और ये आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बावजूद डॉक्टर होने के हमारे सामने हक़ाइक़ जो हैं उनको वाज़े कर रहे हैं। डॉक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज़ ये भी आता है जो कि शायद हमारे पड़ोसी मुल्क या जिसे हम आम तौर पे दुश्मन मुल्क इंडिया कहते हैं, एक मरतबा की ख़बर है कि वहाँ से भी हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स के ऊपर ये एतराज़ किया गया कि जो ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे आपको पता है कि रेफ़र किया जाता है, तो वो कहते थे कि ये डॉक्टर्स जब हमें कोई पेशेंट रेफ़र करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो ये हमसे कमीशन मांगते हैं। ये डॉक्टर्स जो हैं ये कमीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी लेते हैं, ये किसी फार्मेसी से भी लेते हैं, ये लैब से भी लेते हैं। डॉक्टर को रेफ़र करता है तो कमीशन लेता है। क्या ये बातें सच हैं और अगर ये सच हैं तो ऐसा क्यों है और इसका जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और इनको कैसे कवर किया जा सकता है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया और ये इस गुफ्तगू के लिए। आपके सवाल जो है ना वो उसको मैं मरहलावार थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा कि क्या ऐसे होता है या नहीं होता। इसका साफ जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा होता है और कमीशन जो है वो लिया जाता है। और जब कोई पेशेंट किसी लैब में भेजा जाता है, अच्छा 100% नहीं है इसकी शरह और कितनी है वो भी शायद एक्यूरेटली ना बताया जा सके, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 50 से 60% जो एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं वो लेते हैं। तो 50% भी अच्छी खासी परसेंटेज होती है, काफ़ी होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अक्रॉस द बोर्ड कि सारे ले रहे हैं। तो जाहिर है डॉक्टर साहब, सारे जब अच्छा, लेना शुरू कर बिल्कुल वो तो भट्टा बैठ जाएगा। तो फिर उसके अलावा लैब के अलावा मेडिसिन कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनसे भी लेते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स को आपसी रेफरल होता है ना उसमें कमीशन कम लिया जाता है, या उसमें उस तरह से वो जो रेफरल सिस्टम है ना वो एक हमारा एक सोशल सिस्टम है, वो उसमें हम मालियात का अमल दखल कम करते हैं। मालियात का अमल दखल जो है ना वो जब हमारा डॉक्टर्स का अदारों के साथ या कंपनीज के साथ या इंस्टीट्यूट्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है ना तो उस वक्त आता है। डॉक्टर टू डॉक्टर जो रेफरल है ना वो भाईचारे और सोशल उसकी हमारी एक लिंकिंग होती है। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि हक़ाइक़ का बयान है कि लेते हैं, ये सच है, तो लेते हैं या नहीं लेते, उस सवाल का जवाब तो हो गया। अब सवाल ये है कि क्यों लेते हैं और इसका पेशेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो क्यों लेने वाला है ना उसके लिए जो लोग लेते हैं उनके पास जो रीज़न्स हैं, चूँकि अब मैं यहाँ पे बतौर डॉक्टर बैठा हुआ हूँ तो मैंने दोनों साइड की पिक्चर पेंट करनी है। जो लोग लेने वाले हैं उनमें दो अक़साम है लोगों की। एक किस्म वो है जो इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, यानी हलाल हराम सोचते ही नहीं, उनको इस बात से कोई ख़ास लेना देना नहीं है कि हम ये जो माल आ रहा है इस तरीके से वो ठीक है, जायज़ है या नाजायज़ है। उस ग्रोह की तो हम बात ही नहीं करते। बिल्कुल सही, ठीक है, जिसको इससे लिंक ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्या बात करें। हाँ जी, जो दूसरा ग्रोह है ना उसमें दो और
फ्री कैन है, जिसकी आपस में बड़ी हीटेड डिबेट अभी भी चल रही है और शायद ये चलती रहेगी। एक ग्रोह उसमें से जो है ना वो बाकायदा उसके जवाज़ का कायल है, सही। और उस जवाज़ के लिए बहुत सारे फतवे इंटरनेट पे मौजूद, और जो जवाज़ में फतवे मौजूद हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे हम सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कमीशन, कंपनीज़ वाले कमीशन की बात कर लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक दवाई लिख के तो उनसे जो है ना वो वसूल किया जाए। उसमें वो जो फतवे हैं, मैंने ख़ुद भी बहुत सारे पढ़े, ज़ाहिर है मेरी गुफ्तगू हुई जब दोस्तों से, तो उन्होंने जब जो चीज़ें उसमें मेंशन है वो लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे कोई एक दवा ऐसी है जो कि मरीज़ के लिए मुफीद है और उसने लेनी है, और आप वो लिखते हैं, आप अनड्यू दवाई नहीं लिखते, आप जस्ट इसलिए कि मुझे उस कंपनी से कमीशन मिलना है, आप एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, अनड्यू नहीं लिख रहे, यानी गैर ज़रूरी तौर पे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, और उस कंपनी की वो जो दवाई है वो कीमतन भी बाकी कंपनियों के साथ इक्विवेलेंट है, और आपके उस लिखने के अमल से उसके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन भी कोई नहीं पड़ रहा। ये फतवों के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा एक ग्रोह है वो इसको बुरा समझता है, और जो इसके फतवे हराम के, मैं इस वक्त बतौर डॉक्टर हूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि ये हलाल है या ये हराम है। मैं दोनों साइडों का जो स्टोरी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो दूसरी साइड है वो समझती है कि ये गलत है, जो इसके अदम जवाज़ के फतवे हैं वो उनको फॉलो करते हैं नज़रियाती तौर पे, लेकिन अमलन वो इसलिए इसके अंदर इंडल्ज्ड हैं कि ये बतौर एक सिस्टम हमारे सामने खड़ा है। और यहाँ से मैं अपनी ना तीसरी बात रखना चाहता हूँ, ये दोनों जवाब क्यों के जवाब नहीं है कि डॉक्टर कमीशन क्यों लेता है, इन दोनों जवाबों से इस सवाल की तशफ़ी नहीं होती। इस सवाल की जो तशफ़ी है ना वो होती है जब हमने पिछली डिस्कशन की है ना, मैं उसमें से एक पॉइंट लेके आना चाह रहा हूँ। हेल्थ केयर जो है ना वो बुनियादी तौर पे जब हम उसका एक तनाजुर कायम करते हैं ना बतौर सर्विस के, तो फिर हमें ना कमीशन की बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये कमीशन क्यों है। जब हम इसको एज अ सर्विस देखते हैं ना तो इसमें से कमीशन की तुक नहीं नज़र आती। बिल्कुल। अगर हम एक मिनट के लिए ये बिल्कुल बात को छोड़ देंगे, ये सर्विस है, हम इसको इस तरफ ले आए कि ये इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री और बिज़नेस, तो बिज़नेस के अंदर तो कमीशन एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने एक जो बेचने वाला है उस बेचने वाले तक आपको जो लेके जाएगा और आप दोनों की जो डील करवाएगा, बाकायदा जो कमीशन एजेंट होता है, प्रॉपर्टी डीलर। इस नाम के सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, हर बिजनेस में जो एजेंटी जिसको कहते हैं एजेंटी करते हैं, उसके बाकायदा पेशे हैं और उनके जवाज़ के भी फतवे मौजूद हैं। जब हम एक मिनट के लिए इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश कर दें कि ये सर्विस है, और करना चाहिए भी चूँकि एक्चुअली यही पोजीशन है, ग्राउंड पोजीशन, तो फिर हमें बात समझ आ जाती है कि जो कमीशन है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। चूँकि ये सर्विस नहीं है, ये इंडस्ट्री है या बिज़नेस है। बिज़नेस के अंदर जब एक मिडल मैन होता है ना, वो बायर को सेलर के साथ लिंक करता है, जोड़ता है। अगर आप एक मिनट के लिए बस ये छोड़ दें कि दवाई का बिजनेस है, आप छोड़ें कि एक सेलर है जिसने कोई चीज़ बेचनी है और एक ख़रीदने वाला मरीज़ है जिसने कुछ चीज़ बाई करनी, उन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है? वो डॉक्टर जोड़ रहा है। तो वो नेचुरली बुनियादी तौर पे वो कमीशन एजेंटी कर रहा है, वो डॉक्टरी नहीं कर रहा। इस वक्त का जो डॉक्टर है, मॉडर्न डॉक्टर। अच्छा, फिर दूसरा मिसकंसेप्शन जहाँ से बात शुरू हुई इंडिया वाली, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। इस वक्त कमीशन पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ले रहे हैं। सही। ये भी बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। जहाँ से ये इंडस्ट्री शुरू हुई है ना, जिसको अंग्रेज़ी के मुहावरतन जब किसी चीज़ को किसी चीज़ का गढ़ कहना होता है ना, तो वो कहते हैं मक्का ऑफ समथिंग। सही। तो अमेरिका इज़ द मक्का ऑफ कैपिटलिज्म। वहाँ पे जहाँ से ये कहानी सारी शुरू हुई है, ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे ये चीज़ ना हो। हम लोग तशहीर नहीं करते, किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, ये फिल्में, सीज़न वगैरह, लेकिन मैं जस्ट फॉर द रेफरेंस एक कोट करना चाहता हूँ। पेन किलर नाम का जो है ना वो एक सीज़न है, अगर आप उसमें से जो उसकी वल्गर बिट्स हैं, इफ़ यू स्किप दैम, आप उनको स्किप करें, उसके अंदर उन्होंने 80s और 90s के सन में मुतारफ़ करवाई गई एक पेन किलर जो मॉर्फिन होती है, अफीम, उससे डिराइव हुई पेन किलर है। पेन किलर अभी भी बहुत सारे अफीम से ड्राइव हुई पेन किलर मार्केट्स में मौजूद हैं। वो उन्होंने एक नई लॉन्च की, उसकी लॉन्चिंग के बाद से उसकी प्रमोशन तक का जो सारा किस्सा है ना वो उस सीज़न का मौजू है, थीम है। उसके अंदर उन्होंने कमीशन की जितनी अकसाम हमें मालूम है ना, उससे 10 या 12 मज़ीद अकसाम उसमें उन्होंने डिटेल से बताई हैं, जिसमें ना सिर्फ पैसों का कमीशन शामिल है बल्कि ख़वातीन भी शामिल हैं जो इस काम में जो है ना वो बतौर करेंसी इस्तेमाल होती हैं।
अच्छा, अब ये बताने का या कोट करने का मकसद ये था कि ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, वो सारा जो मुकदमा है इस दवाई का, जो मैंने सीज़न अभी आपको बताया है, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर कोई देखना चाहे। वल्गर बिट्स निकाल के हम रिकमेंड करते हैं कि जो उसको देखें, सही, तो उसमें वो सारे मामलात आपको नज़र आ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की अगर हम मिसाल ले लें और पेशेंट रेफ़र की, जहाँ से बात शुरू हुई थी, मैं दोबारा वहीं से ख़त्म करता हूँ कि ऑर्गन्स इटसेल्फ, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, वो एक पूरा मौजू है डॉक्टर्स की एथिक्स के हवाले से। और जब एक पेशे को इंडस्ट्री बना दिया जाता है तो ये होता है, ये तो बहुत छोटी बात है कि आप ट्रांसप्लांट के लिए किसी के पास रेफ़र करके कमीशन लें। यहाँ पे तो ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग जो है वो, उसमें भी डॉक्टर्स मुलविस हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि किसी के अज़ा को निकाल के उसकी मर्ज़ी के बगैर या उससे कुछ माल का लेन देन करके उन अज़ा को आगे पीछे जो है ना वो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करना। और इस बिज़नेस के अंदर सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और जो है ना वो मलेशिया तक, इस सारे जो बिज़नेस है ऑर्गन ट्रैफिकिंग की, ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि हब है यहाँ से ये कारोबार। इस पे भी कभी बात करेंगे कि हम ही हर बुराई की हब एग्जैक्टली। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि ये अब सर्विस नहीं है। जब आपने उनकी दरसगाहों से ही, डॉक्टर्स की दरसगाहों से ही उनकी परवरिश या उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इस नहज पे कर दी है कि आप एक बिजनेस में जा रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे एक सरमायादारी निज़ाम के आप कुल पुर्जे हैं और आपने वहाँ जाके इसी को ही एडवांस करना है। आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ पे किसी को नोबल काम के लिए नहीं आ रहे। नोबल प्रोफेशन या ये चीज़ें उसकी एक आइसिंग ओवर द केक ज़रूर है कि अपने आप को एक अच्छा फील कराने के लिए हम ये समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारी सारी अपब्रिंगिंग है ना वो यही है कि आप मार्केट में जा रहे हैं, आप बिजनेस करना है, आपने पैसा लोगों से। तो जब आपके पास बिजनेस आएगी तो उसको, उसके ऊपर बिजनेस की एथिक्स लागू होंगी, सर्विसेज की एथिक्स लागू नहीं होंगी। और यही हो रहा है आजकल। ये है जवाब, ये है वजह कि क्यों लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा इसी से रिलेटेड एक ये भी सवाल था, क्या इतनी बिगड़ी हुई सूरत हाल की इस्लाह की कोई सूरत आपको नज़र आती है? जी, इस्लाह की बिल्कुल सूरत नज़र आती है। इस्लाह की दो सूरतें। इस्लाह की एक सूरत यह है जो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म सूरत यह है कि हम जो दरसगाहों का स्ट्रक्चर है ना उसको बदल दें और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके, अभी इस वक्त वो सरमायादारी स्ट्रक्चर पे चल रही है, लेकिन वो चेंज कौन करेगा? वो चेंज जो है ना वो अफराद नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को कि अफराद नहीं कर सकते, उसको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कर सकते हैं जो कि रियासती सतह पे एक उनके पास कुछ अथॉरिटी आ जाए। ये है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इसके लिए बहुत सारी लंबी जद्दोजहद और दुआ की ज़रूरत है। एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसका तरीकाकार ये है कि जो बहुत सारी अखलाकी और जो है ना वो तरबियती तंजीमें हैं वो डॉक्टरों के अंदर भी मौजूद हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स खुद अपने अंदर भी, ये उनके अंदर से ये दाइया या आवाज़ आती है ना, उठती है कि यार कोई इसका एक बेहतर तरीका भी होना चाहिए। चीज़ों को, हर चीज़ को करने का एक अच्छा तरीका भी होता है। सही है। तो हर चीज़ को करने के एक अच्छे तरीके में एक अच्छा तरीका ये है कि अगर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो 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 माशरे के अंदर, समाज के अंदर एक स्टैंडिंग रखने के लिए जितना एक मिनिमम उनको जो रिक्वायर्ड है ना चीज़ें, वो उनको प्रोवाइड होना शुरू हो जाए। मैं आपको दिलचस्पी की बात बताता हूँ, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि यार आज से 20, 25, 30 साल पहले इतनी खराबी नहीं थी। हाँ जी, ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले तादाद में कम थे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंपनसेशन थी वो इनफ होती थी कि लोगों को हराम की तरफ जो रगबत है ना उसको करने के लिए वो एलिमेंट शामिल नहीं था। अब जो पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी कि 50,000 से लेके तो 1,25,000 के दरमियान यंग डॉक्टर की, जो कि 80% इस वक्त मार्केट का शेयर है, वो है। तो अब इस सूरत हाल में जब आप उनको इन नामसाइद हालात में छोड़ेंगे और ऊपर से मादियत का वैसे ही तूफान आया हुआ है, तो क्या वो लोग माइल नहीं हो जाएंगे? वैसे मैं यंग डॉक्टर से आपको एक बात बताऊं, मुझे एक सीनियर डॉक्टर जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि बिलाल साहब, आप शुक्र करें कि आपका इलाज करने के लिए हम जैसे डॉक्टर मौजूद हैं। आज से 15 साल बाद जो डॉक्टर आएंगे वो आपके जो आने वाली नस्लों का जो हाल करेंगे, वो कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको भी शायद हम अगले किसी उसमें सिटिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दोनों तरह से कहा उन्होंने, एक तो मतलब पैसे लेने में भी और दूसरा नालायकी में भी। बिल्कुल, उनका कहना था कि सीनियर डॉक्टर जो हैं वो अपने जूनियर डॉक्टर की तरबियत कर ही नहीं रहे, उनको सिखा भी नहीं रहे अपने कमाने के चक्करों में। उसकी वजह से वो नालायक हो रहे हैं। प्लस जो एक हमारा मादा परस्ती है, ये तो है ही है।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखें ये इस्लाहात तो इंसान बहरहाल कोशिश करता रहता है। बुनियादी तौर पे जो बात समझ आती है वो फिर यही समझ आती है कि जब तक हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हुकूमती सतह पर अखलाकियात की और दीन की वो अखलाकी तरबियत जो हमें बिल्कुल। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना से जो मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब तक वो इंसान के अंदर नहीं आती तो इस्लाह की कोई सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। डॉक्टर साहब, लैब भी हमने डिस्कस की दरमियान में, लैब टेस्ट डॉक्टर जो है वो करवाते हैं, ज़ाहिर है उससे भी कमीशन लेते हैं, बल्कि लैब वाले नाम भी पूछते हैं डॉक्टर का स्पेशल, फिर उसको कमीशन जाता है, ये सारा कुछ तो उस पर है। लेकिन क्या ऐसा भी है, सुनने में ये भी आया है कि एक काम 2000 के टेस्ट में हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जानबूझ के 4-5 इजाफी टेस्ट साथ लिख देगा या वही महंगा टेस्ट करवाएगा अपना कमीशन बनाने के लिए। और ये मेरे वैसे एक ज़ाती तजर्बे की बात है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये जो लैब टेस्ट है इसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डॉक्टर्स की, या पता नहीं मुझे समझने में गलती है, आपकी फील्ड आप बता सकते हैं। यानी आज से 10 साल पहले कभी इतना नहीं सुना था कि डॉक्टर पहले टेस्ट कहे फिर मेडिसिन कहे, डॉक्टर खुद से ही काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेते थे। लेकिन अब पहले टेस्ट होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो पहले टेस्ट लिखता है, फिर वो कहता है जी ये आर्जी सी 2 दिन की दवाई है, टेस्ट के बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। अब वो टेस्ट जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा महंगा काम है, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। ये जो आपने सवाल किया ना, इसके जवाब का, इसके 2 पोर्शन है जवाब के। पहला तो ये है कि क्या ऐसा होता है या नहीं, ऐसा होता है। अब ऐसा कितना होता है, ये भी ये इसकी परसेंटेज जो है ना वो 30 से 40% है ऐसे लोग जो करते हैं, मेरे अपने ज़ाती अंदाजे के मुताबिक। ज़ाहिर है ये चीज़ें कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं। होता इस तरह से है कि अगर किसी डॉक्टर का किसी लैब के साथ पर्सनल कनेक्शन है, कई दफ़ा डॉक्टर्स के अपने लैब के अंदर जो है ना वो स्टेक्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, बिल्कुल, यानी वो डॉक्टर ही ने बनाई होती है, उसके ओनर्स में वो शामिल होता है। वहाँ से उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने की मोटिवेशन होती है कि ये जितने टेस्ट यहाँ से होंगे वो मुझे डायरेक्ट उसका प्रॉफिट है। अच्छा, इसके लिए जो आदमी अनड्यू टेस्ट करवा रहा है उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है ना कि बहुत बड़ी ख़राबी कर रहा है वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कई दफ़ा जो डॉक्टर्स का नाम खुसूसन पूछा जाता है ना लैब्स की तरफ से, इसमें हुस्न ज़न रखते हुए मैं दूसरी साइड भी बताता हूँ। एक अच्छी नीयत इसमें ये होती है कि कई डॉक्टर्स ने कई लैब्स को कहा होता है कि आपने हमारे पेशेंट्स को जो आप हमें कमीशन ऑफर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप हमें वो कमीशन में दें, आप वो पैसे छोड़ दें। वैसे लैब वाले कुछ छोड़ते तो नहीं। कुछ जो डिस्काउंट्स हैं ना, मतलब ये तो मैं अपनी ज़ाती भी आपको बता रहा हूँ कि हमारे अपने एंड पे मैंने अपने लिए रेडियोलॉजी के लिए और एक आध लैब के लिए 30% डिस्काउंट अपने पेशेंट्स के लिए लिया हुआ। सही है। तो जब मैं अपने उन पेशेंट्स को वहाँ भेजता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ आप मैंने मेरा नुस्खा लाजमी दिखाना है, उसके ऊपर मैंने लिखा होता है प्लीज़ ऑफर 30% डिस्काउंट। अगर वो मेरा नुस्खा नहीं दिखाएगा तो वो 30% डिस्काउंट उसको ऑफर नहीं करेगी। तो वो कई दफ़ा नाम इसलिए भी लैब वाला पूछ रहा होता है कि ये कहीं डिस्काउंट वाला भाई तो नहीं आता। अच्छा, ये एक उसका अच्छा एस्पेक्ट है, ये कम है। सही है। लेकिन ये भी हमने, ज़ाहिर है मैं बतौर डॉक्टरों का नुमाइंदा इधर बैठा हूँ तो मैंने वो अच्छी साइड भी आपको बताई। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इस तरफ से निकल जाते हैं कि अब ये जो लैब में जो अनड्यू टेस्टिंग है ये ज़्यादा क्यों हो रही है और इसकी क्या वजह है कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसे हो रहा है। जो डॉक्टर और पेशेंट का जो ट्रस्ट है ना आपस का, जो उनकी आपस की एतमाद का जो रिलेशनशिप है वो पिछले 20 या 30 साल में इरोड हो चुका है, उसको जंग लग चुका है। अब जब आप या कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है ना तो वो ये सोच के नहीं जाता कि जिस बंदे के पास मैं जा रहा हूँ वो 100% मेरा मफाद जहन में रख के कोई फ़ैसला लेने वाला है, खैर ख्वाह। वो ये सोचता है कि यार मैं एक ऐसे आदमी के पास जा रहा हूँ जो बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन है, उसके जहन में ये बात आ चुकी है कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसने हर तरह से जहाँ जहाँ से मुझसे जो जो निचोड़ सकता है कमीशन की मद में, फ़ीस की मद में, प्रोसीजर की मद में, वो मुझसे ले लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मैं चूँकि मजबूर हूँ और बीमार हूँ तो मैंने जाना ही है इसके पास, तो मैं अपने तौर पे जितनी अपने हिफाजती इकदामात हो सकते हैं वो करके जाऊँ। जब ट्रस्ट इरोड हो जाता है तो फिर दो तरफा लिटिगेशन जिसको मुकदमेबाजी कहते हैं उसका भी रुझान बढ़ता है और इन जनरल भी इल्ज़ाम तराशी का रुझान भी बढ़ जाता है। जब आपका मुझसे गुमान ही ये है कि मैं आपको लूटने के लिए बैठा हूँ और मेरा आपसे गुमान ये है कि ये मुझ पे मुकदमा करने के लिए बैठा हुआ है, तो होगा ये कि अगर मुझे आपकी बीमारी का मुआयने से पता चल भी गया ना तो मैं ये कोशिश करूँगा कि दवाई देने से पहले मैं उसको टेस्ट के ज़रिए डॉक्यूमेंट कर लूँ, कंफर्म कर लूँ, ताकि मेरी दवाई से खुदा ना ख्वास्ता
कोई साइड इफ़ेक्ट हो या दवाई असर ना करे, तो मुझे ये कोई आदमी, मरीज़, कोई बंदा उठ के इदारा ये ना कह सके कि ये आपने दवाई कैसे दे दी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से एक और सवाल भी जनरेट होता है कि डॉक्टर्स के ऊपर मुकदमा हो जाता है? जी हो जाता है। यानी वो तो पहले ही नहीं साइन करवा लेते कि जी अगर कोई मसला हुआ तो? डॉक्टर्स के ऊपर जो लिटिगेशन है ना, उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। आप वो जाके जो मुकदमा है वो पुलिस के पास या डायरेक्ट अदालत में रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है। उसका प्रोसीजर ये है कि जो हेल्थ केयर कमीशन है, आपको उसके थ्रू, उसके तहत चलना पड़ता है। अच्छा। और जब आप उसके थ्रू चलते हैं या उसके तहत चलते हैं, तो वो डॉक्टरों के लिए या हस्पतालों के लिए वो जो लिटिगेशन है ना, वो तकरीबन मुकदमेबाजी की तरह ही अनोइंग और परेशान कुन होती है। अच्छा। क्योंकि जब पेशियां लगती हैं, जहाँ जाना पड़ता है अपना काम छोड़ के, तो वो परेशानी होती है उसमें। और उसका प्रोसेस गो के कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या अदालत और कचहरी का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? तो जब आप उसमें अदालत और कचहरी के प्रोसेस में जाते हैं, जो आपका तेल वहाँ निकलता है तकरीबन उतना ही यहाँ निकलेगा, लेकिन तेल दूसरे का भी उतना ही निकल जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि जब हेल्थ केयर कमीशन में जाते हैं जिन लोगों को मसाइल होते हैं, तो वो अक्सर आउट ऑफ कोर्ट जैसे सेटलमेंट होती है कि बाहर बैठ जाएं और खामोशी के साथ आपस में अपनी जो है ना वो सुलह सफाई कर लें। तो ऐसा अक्सर ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे टेस्ट लिखने की ये वजह, और एक तीसरी वजह टेस्ट लिखने की ये है, जैसे आपने पहले बताया, इस वक्त सूरत हाल सारी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। जो फिज़िकल इंटरेक्शन है इंसानों के साथ वो कम हो रहा है। ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि बजाय इसके कि मैं इससे सारी बात पूछ के, सुन के, इसका मुआयना करके कोई तशखीस करूं, जो टाइम उसमें लगना है उस टाइम को बचाते हुए क्यों ना मैं किसी लैब वाले की भी उसमें इजाफा करूं, उसकी जेब भी मोटी करूं, थोड़ी सी अपनी जेब भी मोटी करूं, और तशखीस भी साबित हो जाए, टाइम भी डॉक्यूमेंटेड तशखीस हो। कोई ये ना कहे कि ये डॉक्टर की पर्सनल जजमेंट है, वो ये कहे कि ये देखिए तो टेस्ट में लिखा आ गया कि ये ऐसे ही। तो ये भी एक तीसरी बात, यानी वही ना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा के वो मरीज़ ज़्यादा अच्छा करे, आ जाके बात वही पैसे पे ही रुकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल इसमें ये ऐड कर लेते हैं कि आपको शायद, वैसे तो आप डॉक्टर का फील्ड में काम किया, लेकिन लैब का भी जाहिर है कि आप टच रहते तो तजर्बा होगा। लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसके सही या गलत होने के कितने % चांसेस पाकिस्तान में हैं? यानी ऐसा भी सुनने में आया है कि लैब वाले जो हैं वो गलत रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, और कोरोना में तो ये बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन आम हालात में इसके कितने चांसेस हैं? आम हालात में हर एक जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट के साथ अगर आप उसका पूरा लिटरेचर खोल के पढ़ें, तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ इसमें पॉजिटिव आ गई है तो ये फॉल्स पॉजिटिव, यानी गलती से पॉजिटिव बता दिए जाने का इतना % चांस है। अच्छा। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ गई है जबकि आपको वो वाकई बीमारी है, तो इतना चांस है कि ये गलत आ गई हो। फॉल्स नेगेटिव, ये 100% नहीं होता? कभी 100% नहीं होता। सही। फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, हर टेस्ट का फर्क होता है। और किसी टेस्ट का ज़्यादा है ये %, किसी का कम है। इसी वजह से कहते हैं कि जो टेस्ट है ना, वो सिर्फ उस वक्त करवाना होता है जब आपके डॉक्टर के जहन में तशखीस फाइनल हो चुकी हो। वो सिर्फ उसको कंफर्म करवाना चाह रहा हो कि अब ये मेरे जहन में तो ये बात आ गई है, अब इसको, जब वो उसके साथ मैच कर जाएगी तो उसको पता होगा कि मेरा क्लिनिकल जो तजर्बा है और मेरे देखने से मैंने ये नतीजा पहले ही अखज़ कर लिया था, तो ये अब फाइनल है। होता यूँ है कि जो अहम बात आपने की है, जो दिलचस्प बात आपने की है कि ये इंटेंशनली, यानी जानते बूझते हुए जो गलत रिपोर्ट, ये उस वक्त होता है जब किसी लैब के ऊपर, लैब के अंदर वो इस्तेदाद नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है टेस्ट करने की, लेकिन उसने एडवर्टाइज कर रखा है कि हम लोग ये और ये टेस्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, उस वक्त जब उनके पास वो सैंपल आता है तो वो ये करते हैं, उनके लोग, 2 तरीके होते हैं इसके। एक तरीका ये होता है कि वो अपने किसी पड़ोसी लैब से रिक्वेस्ट करते हैं करवा ले कि भाई ये ज़रा करके दे दो, हम रिपोर्ट दे दें। वो उतने पैसे लेके जो उनके आपस में डन हुए हैं, जो ऊपर वाले पैसे हैं, वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। ये तो चले फिर भी सेफ है, इसकी समझ आती है। एक दूसरा तरीका भी है। एक दूसरा तरीका ये है कि जो साइंसदान वहाँ बैठा होता है ना, वो जो उसके दिल में आता है ना, वो लिख देता है। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। यही तो डॉक्टर अफसोस है। जी, ऐसा हो रहा है। बेचारा इसकी ज़द में आ गया, उसका क्या बना? कोविड के दौर में बहुत सारी जो लैब्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा जब प्रेशर पड़ा, तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि जो सैंपल है वो एक्चुअली लेके रख लिया, उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, मशीन के ऊपर जगह नहीं है, और चीज़ें नहीं है, रिपोर्ट देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर है उसका तरीका ये है कि अपने हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव करके तो वो आगे रिपोर्ट दे दी जाए।
और ऐसा सिर्फ चंद लैब या प्राइवेट लैब्स में नहीं हुआ, ये बहुत सारी सरकारी लैब्स में भी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें, वो थी क्राइसिस सिचुएशन। इस वक्त बहुत सारी लैब्स जब क्राइसिस नहीं है तब भी ऐसा कर रही हैं। ये देखना और इसको रोकना जिन अदारों का जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका ये जिम्मेदारी है, वो अनफॉर्चुनेट है। जैसे बहुत सारे और इदारे अपना काम नहीं कर रहे, उन्हीं में ये भी नहीं कर रहे। सबसे अहम बात यह है कि जब किसी लैब को किसी टेस्ट के करने का लाइसेंस मिलता है, तो लाइसेंस देने वाले ये देखने की जहमत भी नहीं करते कि क्या इसके पास इसकी कैपेसिटी है। और फिर होता यह है कि कभी वो आगे से करा रहा है, कभी इससे करवा रहा है, कभी इससे करवा रहा है, या खुद ही कर रहा है। तो उस वक्त जब लाइसेंस दिया जा रहा होता है तो उस वक्त वहाँ पे माल चल रहा होता है, और फिर बाद में भी माल ही चलता रहता है। तो इसमें हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जब कोई अहम टेस्ट आपका होना है तो कभी भी कोशिश करें कि जो आसपास की लोकल अनरिलायबल, जिनके बारे में आपको हतमी इल्म नहीं है, आप कोशिश करें कि अपने टेस्ट वहाँ से ना करवाएं। वहाँ से करवाएं जो ऐसी लैब्स हैं जिनका पूरा पीछे एक मशीनरी है, जिनकी पूरी एक चेन है। गो के उनके रेट ज़्यादा होंगे, लेकिन आपके जो टेस्ट हैं या आपकी जो सेहत है वो वक्ती तौर पे पैसे से ज़्यादा नहीं है। फिर आपकी जो लोकल लैब्स ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि ये मुस्तनद है, इनके पीछे बंदे वाकई बैठे हुए हैं, वहाँ से आप करवाएं। कभी भी लोकल अननोन लैब से जाते जाते आपने किसी डॉक्टर को दिखाया और आपको ऐसे ही एक गली की नुक्कड़ पे आपको एक लैब नज़र आई और आप वहाँ एंटर हो गए, तो ऐसा कभी ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा तवील मौजू है और इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रहेगी। आपकी मालूमात और आपने जो एक गैर जानिबदार होके हमसे सारे हक़ाइक़ जो हैं वो उनसे पर्दा उठाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर उज़ैर सरोया साहब ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कैंसर के अलाइड हॉस्पिटल में भी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुजाहिद हॉस्पिटल में भी हैं। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। आपको इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अपने पेशे के साथ बहुत ही मुखलिस हैं और एक दयानतदार डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह के डॉक्टर्स ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहैया करता रहे, हमें मिलते रहें। और ये प्रोग्राम जारी रहेगा इसी मौजू के ऊपर कि डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारियाँ और इसके अंदर पाई जाने वाली ख़राबियाँ। हमारे साथ रहिएगा। आइंदा नशिस्त में मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।